हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। और आज है 15 दिसंबर 2025। आज के दिन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर इवेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो करंट अफेयर इवेंट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, IGNCA, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो IGNCA ने अभी हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि यूनेस्को का 20th सेशन जो है वो चल रहा है इंडिया के अंदर रिगार्डिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो उस इवेंट पर यहाँ पर इस ट्रस्ट ने कुछ परफॉर्मेंसेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रस्ट है वो न्यूज़ में आया है। तो IGNCA की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1985 में इसको ट्रस्ट के रूप में राजीव गांधी ने बनाया था, इंदिरा गांधी को कोमेमोरेट करते हुए। बाद में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का इसको जो है एक स्टेटस दे दिया जाता है और पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड ये इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करेंगे तो इस बॉडी के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है इंडियन कल्चर को शोकेस करना अलग अलग इवेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इंडियन कल्चर को डेवलप करने के लिए लगातार ये जो ट्रस्ट है वो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लोक अदालत को लेके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है लोक अदालत को लेके, उनकी एफिशिएंसी को लेके, उनके काम करने के तरीके को लेके। तो लोक अदालत को जान लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ये जो टॉपिक है ये पीटी और मीन्स दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लोक अदालत को अगर हमें इंट्रोड्यूस करना हो तो लोक अदालत को हम लोग बता सकते हैं, लोक अदालत इज़ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब है? जैसे मान के चलिए एक मेन रोड होता है, एक मेन हाईवे होता है। जब उसके ऊपर कंजेशन ज़्यादा बढ़ जाता है या उसके ऊपर जब काम चलता है तो उससे जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ऑल्टरनेट रोड बना दिया जाता है ताकि कुछ ट्रैफिक जो है उस ऑल्टरनेट रोड से पास हो सके, ताकि इसके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके। तो उसी तरह से जब हमारी जुडिशरी के ऊपर बर्डन बहुत बढ़ गया तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ऐसा लगा कि हमें कुछ ऑल्टरनेट जुडिशियल मैकेनिज्म जो है इंट्रोड्यूस करने होंगे ताकि मेन स्ट्रीम जुडिशरी के ऊपर बर्डन बर्डन जो है वो कम हो जाए। तो उसकी वजह से ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, लोक अदालत बनाए जाते हैं, ग्राम न्यायालय बनाए बनाए जाते हैं। तो लोक अदालत उन्हीं सारे ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म में से एक तरह का फॉर्म है जिसको 1987 में स्टेटरी स्टेटस जो है वो दे दिया जाता है। तो चलिए लोक अदालत के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो पहली चीज़ आपको जाननी है लोक अदालत के बारे में कि एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। 1987 का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है उसके अंदर इसको स्टेटरी स्टेटस मिल चुका है। लोक अदालत को लेके कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं और उसमें बताया गया है कि लोक अदालत का जो फैसला है, लोक अदालत का जो डिसीजन है, इट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। तो लोक अदालत एक तरह से नॉर्मल कोर्ट की तरह काम नहीं करती है, एक इनफॉर्मल कोर्ट की तरह काम करती है और यहाँ पर कंसेंसस के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और जो भी फैसला लिया जाता है लोक अदालत के अंदर वो फाइनल होता है और पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। इसकी अपील किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती। सो देर इज नो प्रोविजन ऑफ अपील ऑफ द डिसीजन ऑफ लोक अदालत, है ना। लेकिन अगर कोई पार्टी लोक अदालत के फैसले से खुश नहीं है तो क्या होगा? तो क्या उसको ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस केस में जो पार्टी है, फिर जैसे मान के चलिए अगर इस रोड से कोई नहीं जाना चाहता है तो फिर जो मेन हाईवे है वहीं से जाएगा। तो फिर वो जो पार्टी है वो लोक अदालत का रास्ता जो है छोड़ देगी और फिर से मेन स्ट्रीम जुडिशरी में आएगी और दोबारा से केस जो है फिर यहाँ पर फाइल होगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्ट फीस को लेके। लोक अदालत के अंदर कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाती है। अगर अदालत के अंदर किसी मामले को लाया गया है, वहाँ पर कुछ फीस जमा की गई है और बाद में लोक अदालत में उस मामले को लेके जाया जाता है और मामला सॉल्व हो जाता है, तो उस केस में जो भी कोर्ट फीस जमा की गई होगी अब तक उसको भी वापस कर दिया जाएगा। तो लोक अदालत के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कभी भी लाया जा सकता है ना। तो लिटिगेशन से पहले यानी कि किसी कोर्ट में पिटिशन वगैरह फाइल होने से पहले भी लोक अदालत में लोग जा सकते हैं। इसके अलावा अगर केस फाइल हो गया है मेन स्ट्रीम जुडिशरी में, फिर भी लोक अदालत में जाया जा सकता है और लोक अदालत अगर उसको एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व करा देती है, मामले को बातचीत से सॉल्व करा देती है, तो फिर इस केस में जो भी कोर्ट फीस वगैरह दी गई होगी उसको वापस कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हॉर्नबिल फेस्टिवल की बधाई दी है सारे देशवासियों को, खासकर नागालैंड के लोगों को। और उन्होंने बताया है कि कैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है एक लाइट हाउस की तरह सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है, जिस फेस्टिवल के अंदर नागालैंड की जितनी भी डाइवर्स ट्राइब हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो चलिए हॉर्नबिल फेस्टिवल को जान लेते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस तरह का फेस्टिवल है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ अ वाइब्रेंट 10 डे एनुअल कल्चरल इवेंट इन नागालैंड। नागालैंड के अंदर दिसंबर के फर्स्ट वीक में लगभग 10 दिन का मनाए जाने वाला ये कल्चरल त्यौहार है। सरकार जो है इसको ऑर्गेनाइज कराती है ताकि नागालैंड के अंदर जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं, जो डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें और एक इंटर ट्राइबल बोन होमी जो है वो डेवलप हो सके, अलग अलग ट्राइब जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेडनेस फील कर पाए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरह के फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो 2000 के अंदर शुरू हुई थी और लगातार फिर हर साल जो है ये फेस्टिवल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। और इस तरह के सिमिलर फेस्टिवल हमें लगभग हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखने को मिलते हैं, ताकि जो इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि पुराने समय में लगातार ये जो अलग अलग ट्राइब्स हैं एक दूसरे से झगड़ा करती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट करती रहती थी। और इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो एक मौका प्रोवाइड कराते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ मिलके एक कल्चरल बोन होमी, एक भाईचारा जो है उसको डेवलप कर पाते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है और एनुअल फेस्टिवल है ये, और दिसंबर के फर्स्ट वीक से इसकी शुरुआत हो जाती है और 10 दिन तक ये मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विजय दिवस। तो विजय दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे, तो विजय दिवस को कोमेमोरेट करने के लिए गोवा के अंदर एक साइकिल रेस का जो है ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। 53 एडिशन ये साइकिल रेस का होने वाला है। तो विजय दिवस को जान लेते हैं, विजय दिवस क्या होता है। तो विजय दिवस इज एन इवेंट विच इज़ कोमेमोरेटेड ऑन 16 दिसंबर। हर साल 16 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है टू कोमेमोरेट द मार्टायर ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। 1971 वॉर के दौरान जो लोग, जो सोल्जर्स शहीद हो गए थे, उनकी शहादत को याद करने के लिए विजय दिवस को मनाया जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है विजय दिवस को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट। तो नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट को लेके गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है अभी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पार्लियामेंट का जो सेशंस हैं उसके बारे में जानकारी हमें कौन से आर्टिकल से देखने को मिलती है। तो नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट जो है वो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। लगभग 1985 के बाद इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेके सरकार जो है अपना जो सीरियसनेस है वो शो करती है। शुरू में 5 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया जाता है और 2016 के बाद ऐसे 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया, 105 वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया जाता है। इस तरह टोटल 111 वाटर नेशनल वाटरवेज हमें इंडिया के अंदर अभी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कंसर्न अथॉरिटी है जो वाटरवेज को ओवरसी करती है, और उस कंसर्न अथॉरिटी का नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1985 का जो इनलैंड वाटरवे एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें नोएडा के अंदर देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से हम लोग नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। अभी इंडिया के अंदर टोटल 111 वाटरवेज एग्जिस्ट करते हैं, है ना। 1986-87 में 5 वाटरवे डिक्लेयर किए गए थे। जैसे नेशनल हाईवेज होते हैं ऐसे ही कुछ वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया है। और 2016 में 105 वाटरवेज जो है उनको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया जाता है। इस तरह टोटल 111 वाटरवेज हमें एग्जिस्टिंग टाइम में देखने को मिलते हैं इंडिया में। अगर एडवांटेज की बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज की, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इनलैंड वाटरवेज के। सबसे पहले लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आता है एज़ कम्पेयर टू रोडवेज, एज़ कम्पेयर टू रेलवेज। ये जो वाटरवेज हैं इनके थ्रू अगर फ्राइट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो कॉस्ट है वो हमें काफ़ी कम पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब वाटरवेज को प्रमोट किया जाएगा, नए वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। रिडक्शन इन रोड ट्रैफिक एंड पोल्यूशन। तो जो रेलवे है, जो रोड है, उसके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा जब एक नया सेक्टर खुल जाएगा मोबिलिटी के लिए।
प्रमोशन ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़, तो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए भी एक सुनहरा मौका यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करने का मौका देते हैं, है ना। फिशिंग वगैरह जो एक्टिविटी हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, लोग घूमने जाएंगे वाटरवेज के थ्रू। कनेक्टिविटी को ये यहाँ पर प्रमोट करते हैं। तो जो कनेक्ट अभी तक जो रीजन्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, तो उसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में एक और यहाँ पर सेगमेंट ओपन हो जाएगा और ज़्यादा कनेक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो ईस्टर्न साइड से रिवर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर वाटरवेज को यहाँ पर डेवलप किया जाता है तो कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी। चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाटरवेज के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज है वेरिंग एंड लिमिटेड डेप्थ, है ना। तो लीन सीजन के अंदर जो पानी है काफ़ी कम हो जाता है नदियों के अंदर, जिसकी वजह से जो वेसल्स हैं उनको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वाटरवेज के अंदर, तो उसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके अलावा इरोजन के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जब लगातार इस तरह से वाटरवेज को यूज़ किया जाएगा तो एक्सेसिव सिल्टेशन होगा, जो बैंक्स हैं उनका इरोजन हमें देखने को मिलेगा। लैक ऑफ इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वाटरवेज के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है ना। बस कुछ ही वाटरवेज हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है, बाकी अभी सिर्फ पेपर्स के अंदर ही मौजूद हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट तो है ही, है ना। बहुत पैसा लगता है इस तरह के वाटरवेज को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो नेशनल वाटरवेज हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि नेशनल वाटरवेज जो है वो किस कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करते हैं, तो आपको 111 याद करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली जो शुरू के 5 नेशनल वाटरवेज हैं उनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। पीसीएस वगैरह के अंदर एग्ज़ाम इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट इनलेट वाटरवेज है, और गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर के ऊपर ये वाटरवे हमें देखने को मिलता है, और ये कनेक्ट करता है हाल्दिया को प्रयागराज से। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो हाल्दिया है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रयागराज है, उन दोनों पॉइंट्स को ये कनेक्ट करता है, और इंडिया का सबसे लंबा वाटरवे है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल वाटरवे 2। ये जो वाटरवे है ये सादिया दुबरी जो रीजन है आसाम के अंदर उसको कनेक्ट करता है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ये वाटरवे हमें देखने को मिलता है, पूरी तरह से आसाम के अंदर ये वाटरवे लोकेटेड है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 3, और केरला के वेस्टर्न कोस्ट में ये हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न कैनाल सिस्टम वहाँ पर जो है उनके थ्रू इसको डेवलप किया गया है, और केरला के कोलाम और कोटापुर को ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 4। ये जो वाटरवे है ये ईस्टर्न कोस्ट में हमें देखने को मिलता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी जो है उसको कनेक्ट करता है, और मेनली जो वाटरवे है वो कृष्णा रिवर से होके गुजरता है। इसके अलावा बहुत सारे कैनाल्स भी इसको पास ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल वाटरवे 5। नेशनल वाटरवे 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अंदर ये हमें नेशनल वाटरवे देखने को मिलता है, और कुछ रिवर से पास ऑन होता है ये वाटरवे, जैसे ब्रह्मानी रिवर हो गया, महानदी डेल्टा हो गया। तो इस तरह से अलग अलग वाटर बॉडीज़ के थ्रू होके जो वाटरवेज है उसका रोड मैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि वाटरवे को लेके किस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है फेस कर सकते हैं मेंस एग्जाम के अंदर, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे दिए हुए कंटेंट से। तो क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है इन 150 words. So this is all from today's current affairs. Thank you all of you. Have a nice day.